अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, समिति क्या है, समिति को क्यों बनाया और समिति का इतिहास क्या है। अगर थोड़ा और अगर हम बात करते हैं, क्यों बनाया, इतिहास क्या है और मुख्यतः कितने प्रकार की है, ठीक है ना। देखो, तो समितियां क्या हैं, आप पहले इसको जो समितियां क्या है, तो जो समितियां हैं संसद के नियमों व अध्यक्ष द्वारा गठित प्रावधान या व्यवस्था को हम समिति कहते हैं। समिति क्या होती है, अभी केवल इतना समझो, क्या होंगी, संसद के जो नियम होंगे या तो उनके आधार पर उनको बनाएंगे या अध्यक्ष के द्वारा समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है ना। एक विशेष प्रावधान, जैसे आयोग होते हैं, ठीक है ना, आयोग होते हैं, विभाग होते हैं, ठीक है, वैसे ही समितियां होती हैं। अब बात करते हैं, देखो समितियां क्या है, संसद के नियमों व अध्यक्षों द्वारा गठित जो है वो समितियां होती हैं। अब बात करते हैं समितियों को क्यों बनाया हमने, हमें समितियों की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी। तो सबसे पहली बात बच्चों ये समझो कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में शासन प्रणाली कौन सी है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है ना। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें संसद एक मुख्य रूप में काम करती है, ठीक है ना, संसद मुख्य रूप में काम करती है। अब आप एक बात समझो, आपको यहाँ जो ध्यान रखना है, जिस चीज पर फोकस होना है, आपके यहाँ जो सरकार है, सरकार द्वारा रखे गए विधेयकों की जांच, भाई सरकार ने कोई विधेयक रखा, वो जनता के कितने फायदे में है, कितने नुकसान में है, सरकार द्वारा रखे गए विधेयकों की जांच कौन करती है, समिति। भाई सर आपके यहाँ सरकार ने विधेयक रखा कि भाई इस विधेयक से हमें बड़ा लाभ होगा, ठीक है, अब वो विधेयक सही है या गलत है, उससे लाभ वाकई में होगा या सरकार ने केवल अपने फायदे के लिए वो विधेयक बना दिया। तो इसलिए विधेयकों की जांच सूक्ष्म जांच करता है, एकदम बारीक जांच करता है। आप इसको एक बात से समझ सकते हो, यदि संसद सरकार पर नियंत्रण करना चाहती है तो वह समितियों के द्वारा नियंत्रण कर सकती है। क्या कर सकती है, अगर संसद को सरकार पर नियंत्रण करना है, अगर संसद को सरकार पर नियंत्रण करना है तो समितियों के गठन से वह नियंत्रण कर सकती है। कैसे, देखो समझो, आपके यहाँ सरकार ने जैसे बजट रखते हैं, एग्जाम्पल समझो, बजट रखते हैं हम, ठीक है, उस बजट में सरकार ही रखती है एक तरह से। अब उस बजट में सरकार ने ये रखा कि इतना खर्चा होना चाहिए, इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, इतनी व्यवस्थाएं होंगी, ये ऐसे होंगी, ये वैसे होंगे। अब क्या होता है, बजट में सरकार जो क्या करती है, बहुत अंट शंट पैसा भी लगा देती है। भाई अपन मान के चलते हैं कि भाई जो शादी है, अपन मान लो शादी का बजट तय करते हैं, ये शादी है लगभग, अब आजकल की बात नहीं मत करना, आजकल की शादियों में तो 20 आदमी आते हैं जिसमें खुद घर पे बना के खाना खा लेते हैं। पहले जो शादियां हुआ करती थी, उन शादियों की व्यवस्था में आपको देखो लगभग मान के चलते हैं कि इतना कैटरिंग का खर्चा हो जाएगा, इतना इसका खर्चा हो जाएगा। अब आपको उसमें समझना क्या है, अब आपको उसमें मुख्य रूप में क्या समझना है, पॉइंट को ये समझना है कि खर्चा अनावश्यक तो नहीं है। भाई खर्चा क्या हो, अनावश्यक तो नहीं है, इसकी जांच कौन करता है, समितियां करती हैं। तो सरकार जो सरकार है, यूं कह सकते हैं, सरकार कोई भी खर्चा या सरकार कोई भी विधेयक बनाती है, उस विधेयक की सूक्ष्म जांच, समीक्षा, परीक्षण करने का कार्य कौन करती है, समितियां करती हैं। तो एक छोटे से बात से समझ जाओ, अगर संसद को सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है तो समितियों द्वारा, आपके समितियों के गठन के द्वारा वह नियंत्रण स्थापित कर सकती है, ठीक है। नियंत्रण किससे स्थापित होगा,
नियंत्रण किससे स्थापित होगा? समितियों से। पॉइंट क्लियर? हाँ या ना में जवाब दो मुझे बच्चों, हाँ ना में जवाब दो। यहां तक क्लियर? अगर मैं कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखो कि समितियों का गठन क्यों होता है, तो समितियों का गठन करने का एक मोटी जो बात है वो क्या है? सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसका गठन होता है। इससे क्या होती है? सरकार पर कंट्रोल हो जाता है। सरकार अपनी मनमर्जी से काम नहीं करती। सरकार को मतलब कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि उसको यह पता है अगर मैंने कुछ भी किया, मतलब सरकार ने कुछ भी किया, तो समिति उसकी जांच कर लेगी। ठीक है ना? अब आगे देखो, मैं बात करूं इतिहास की, तो ये समितियां हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा जाए, भाई हम बात करेंगे, एक मोटी बात करते हैं, तो लगभग जो सारी समितियां हैं, वो संसद के गठन के बाद नियम बनाए संसद ने, वो शुरू हो गई। परंतु ये समितियां होंगी, ये आइडिया हमने कहां से लिया? समितियां होनी चाहिए, संसदीय समितियों का आइडिया, पृष्ठभूमि कहां से ली? इंग्लैंड से। एग्जाम में क्वेश्चन देखो, संसदीय समितियों का प्रभाव कहां से है? तो कहां से है? इंग्लैंड से है। कहां से है बच्चों? इंग्लैंड से है। अब समझ में आया? आगे देखो, हुआ क्या, भारत में कैसे शुरू हुआ? 1919 मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम। 1919 मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम। ये 1919 जो अधिनियम था उसका नाम था मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम। अब मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड जो अधिनियम था उसके आधार पर 1921 में आपके यहाँ लोक लेखा एक समिति है, अपन बात करेंगे अभी आगे, यहाँ केवल समझ लो, लोक लेखा समिति की स्थापना की गई। मतलब क्या है? पॉइंट को समझो। 1919 जो अधिनियम था, उस अधिनियम में समितियों की बात की गई। 1919 जो थी, 1919 जो थी, उस अधिनियम के द्वारा 1921 में पहली समिति गठित की थी, लोक लेखा समिति। कहने का मतलब क्या है? समितियों की जो परंपरा है भारत में, वह कब से प्रारंभ हुई है? 1921 से। आपके भारत में समितियों की पृष्ठभूमि या समितियों की शुरुआत करने वाला कौन था? 1919 मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम। भारत में जो समितियां हैं वह किस देश से प्रभावित है? तो देश कौन सा है? इंग्लैंड। हाँ ना में जवाब दो। समझ में आया? प्रभाव इंग्लैंड का है। शुरुआत करता 1919 अधिनियम है। शुरुआत कब हुई? 1927 में हुई। सबसे पहली समिति भारत में जो गठित हुई, लोक लेखा समिति। ठीक है ना? लोक लेखा समिति। यहां तक का पॉइंट क्लियर? अब देखो, अगर मैं बात करती हूं समितियों के प्रकार की, तो समितियों को मुख्य रूप में मैं दो ही हिस्सों में बांटती हूं। ठीक है ना? दो ही हिस्सों में बांटूंगी, जिसमें जो पहली समिति है आप इसे कहेंगे स्थायी, और दूसरी को आप कह सकते हैं अस्थायी। ठीक है? या आप कह सकते हैं तदर्थ, स्थायी, अस्थायी, या आप कह सकते हैं तदर्थ। ठीक है? देखो, स्थायी समितियां वो समितियां होती हैं जो लगभग फिक्स होती हैं। जैसे लोक लेखा फिक्स है, आपके प्राक्कलन समिति फिक्स है, विभागीय समितियां फिक्स है। ठीक है? तो बहुत सी ऐसी समितियां होती हैं जो स्थायी होती हैं, जो फिक्स होती है कि इन्हें गठित करना ही है, इनका कार्यकाल होगा ही, ये गठित होंगी और ये काम करेंगी। ठीक है ना? ये गठित होंगी और ये काम करेगी। यहां तक पॉइंट क्लियर? यहां तक समझे? अस्थायी क्या होंगी? अस्थायी और तदर्थ समिति जो है, ठीक है, अस्थायी और तदर्थ समिति जो है वो विशेष घटना के पश्चात, जैसे मान लो कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा आया, तो भ्रष्टाचार उस मुद्दे को, जैसे मान लो आपके यहाँ 2011 में 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था ना, उस घोटाले की जांच करने के लिए समिति बनाई। तो देखो, वो समिति केवल घोटाले की जांच करने के लिए तो बनाई, और जैसे ही घोटाले की जांच खत्म, समिति का कार्यकाल खत्म। तो वो समिति कैसी है? अस्थायी। ठीक है? अस्थायी, आप इसे कह सकते हो तदर्थ समिति। इसमें प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति ये आती है। ठीक है ना? तो स्थायी में जो है वो लगभग 6 प्रकार की समितियां होती हैं। स्थायी जो समिति होंगी उसमें 6 प्रकार की समितियां होंगी। ठीक है ना?
उन 6 प्रकारों के अंदर भी समितियां होंगी। मतलब ये मानो स्थायी, अस्थायी, फिर उसके अंदर समितियां, फिर उसके अंदर समितियां। ये जो समितियों का जो चार्ट होगा वो मैं आपको जो नोट्स होंगे मेरे हैंड रिटन उसमें उपलब्ध करवा दूंगी। यहां केवल समझो, ठीक है ना, यहां केवल समझो पॉइंट को। पॉइंट क्या समझना है? स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की। स्थायी में जैसे कि वित्तीय समितियां जिसकी हम चर्चा अभी करेंगे, लोक लेखा, आपकी प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ये पहली, ठीक है। फिर आप यूं कह सकते हो विभागीय समितियां, ठीक है ना, विभागीय समितियां। उसके बाद आप कह सकते हो जांच व परीक्षण की समिति, सेवा समिति, सदन की समिति, ठीक है ना। इस प्रकार देखा जाए तो स्थायी समितियों में 6 प्रकार की समितियां मिलती हैं। उन समितियों के अंदर भी समितियां होती हैं, ठीक है ना। और अस्थायी समितियां सिंपली बात कही गई है कि विशेष घटना के आधार पर गठित की जाती है। हाँ ना में जवाब दो। ये जो मैंने आपको समितियों को लेकर पॉइंट जो है वो एकदम इजी वे में समझाया है। अब मैं मोस्टली बात करती हूँ एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, जो सतही रूप में पटवार की या मान लो रीट की तैयारी करे, एग्जाम में पॉइंट यहीं से आ जाता है। हाँ या ना में जवाब दो। समझ में आया? हम आगे चलें? हाँ ना में जवाब दो। चलो चलो आगे चलते हैं। हाँ सारी पढ़ेंगे अपन, समितियां पढ़ेंगे, ये समितियां पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो समिति क्या है? संसदीय नियमों से या अध्यक्ष द्वारा गठित होती है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद जो है सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए समिति बनाती है, ठीक है, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए समिति बनाती है। दूसरा, विधेयकों की जांच समितियां करती हैं। इतिहास में इंग्लैंड से हमने इसे अपनाया। भारत में एक अधिनियम आया था 1919 अधिनियम, 1919 अधिनियम। उस अधिनियम के आधार पर 1921 में भारत में सबसे पहली समिति लोक लेखा समिति जो है गठित की गई थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ समिति को शुरुआत करने वाले या परामर्श देने वाले कौन थी? 1919 अधिनियम। हमारी समितियां इंग्लैंड से प्रभावित हैं। समितियां 2 प्रकार की हैं बच्चों, पहली स्थायी समिति, दूसरी अस्थायी समिति। स्थायी समितियों में बहुत सारी अन्य समितियां होती हैं, ठीक है, और अस्थायी समितियां जो है वो विशेष घटना के आधार पर ही गठित की जाती हैं। आगे चलो, ठीक है। अब देखो समितियों में आगे अपन चर्चा करते हैं, इस बिंदु को और अच्छे से समझो। हमने बात की थी स्थायी, ठीक है ना, स्थायी। अब स्थायी समितियों में आपके लिए देखो मैंने फिर कहा बहुत सारी समितियां होती है। विभागीय समिति, आपकी वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच व परीक्षण की समिति, जांच समिति, सेवा समिति, ठीक है ना, आप यूं कह सकते हो सदन की समिति। कई प्रकार की समितियां होती हैं। उसमें जो मुख्य है ना केवल मैं वही पढ़ाऊंगी आप लोगों को, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वित्तीय समितियां। तो आपके स्थायी समिति में वित्तीय समितियां हैं, और वित्तीय समितियों में जो सबसे पहली समिति जिसकी हम चर्चा करेंगे वो बिल्कुल आपकी क्या है? लोक लेखा समिति। जो सबसे पहली समिति आपको मिलती है बच्चों वो क्या है? लोक लेखा समिति। सबसे पहली समिति आपको कौन सी मिलेगी? लोक लेखा समिति। अब देखो इस समिति को समझना, सबसे पहला बिंदु इसके लिए क्या ध्यान रखना है? सबसे प्राचीन है यह समिति। प्राचीन कैसे हुई बच्चों? क्योंकि इसका गठन जो है वो 1921 में ही हो गया था। बाकी जो अन्य समितियां उनका गठन अलग अलग समय पर हुआ, हम आगे चर्चा कर लेंगे। अभी केवल तुम्हें क्या ध्यान रखना है? सबसे प्राचीन समिति है क्योंकि इसका गठन 1921 में हो गया था। और जब 1921 में इसका गठन हुआ था तब इसमें सदस्य कितने थे? तब इसमें सदस्य कितने? 15, जो कि कहां से होते थे? सदस्य कितने? 15, जो कि कहां से होते थे? लोकसभा से ही होते थे। कहां से होते थे? केवल लोकसभा से होते थे। अब देखो आगे क्या हुआ, अगली बात समझो। 1955 में क्या हुआ? 1955 में
इनकी संख्या, सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 22 कर दी। पहले 15 थी, 1955 में बढ़ाकर कितनी कर दी? 22। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपके लोक लेखा जो समिति है, जो लोक लेखा जो समिति है, उस समिति के 22 सदस्य कब से अस्तित्व में आए? 22 कब से आए थे? 1955 से। 22 कब से आए थे? 1955 से। इन 22 में से 15 लोकसभा और 7 आपकी राज्यसभा से आते हैं। 15 कहां से आते हैं? लोकसभा से। और 7 कहां से आते हैं बच्चों? बिल्कुल राज्यसभा से। आप सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो, तीसरा बिंदु आपको इसमें क्या समझना है, ये जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है? इन सदस्यों का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। तो लोकसभा में लोकसभा के सदस्य जो होंगे वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाएंगे, और राज्यसभा के जो होंगे वो राज्यसभा में चुने जाएंगे। ठीक है, तो चुनाव कैसे होगा, इनका निर्वाचन कैसे होगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका चुनाव करवाया जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। चौथी बात आप सबको अच्छे से ध्यान रखना है, ये जो समितियां होती है ना, जो भी समितियां आप पढ़ोगे, जितनी भी समितियां होंगी ना, वो सब समिति क्या करेंगी? मंत्रियों द्वारा रखे गए विधेयक या जो परामर्श रखे गए उनकी जांच ही तो करती है। इसलिए मंत्री सदस्य नहीं होंगे, मंत्री सदस्य नहीं होंगे, मंत्री जो है वो सदस्य नहीं होगा। ठीक है, मंत्री जो है वो सदस्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मंत्री जो है वो किसी भी परिस्थिति में सदस्य नहीं होगा। आपको 5वीं बिंदु इसके लिए एक और ध्यान रखना है, वो क्या है? 1967 में, 1967 से पहले तो क्या था? जिसे अध्यक्ष हम चाहते थे उसे बना देते थे। अब एक नियम कर दिया 1967 से कि अध्यक्ष उसे ही बनाया जाएगा जो विपक्ष का होगा। अध्यक्ष किसे बनाओगे? अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? जो अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? जो विपक्ष का अध्यक्ष होगा। ये ध्यान रखना, बिल्कुल सही लिखा आपने, विपक्ष का अध्यक्ष होगा। कब से होगा ये ध्यान ज्यादा रखना है आपको, वो है 1967 से। क्या रखना है? 1967 से। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो, अभी जैसे एक बच्चे ने कार्यकाल की बात की है, तो अगर मैं कार्यकाल की बात करती हूं तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये जो स्थायी समितियां होती है ना, इन सबका ही लगभग कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो बच्चों आप सबको क्या ध्यान रखना है, ये जितनी भी समितियां होंगी ना, इन सबका कार्यकाल, जो स्थायी है, जो अस्थायी है उनका कुछ नहीं है, जो स्थायी समितियां होंगी इन सबका ही कार्यकाल आपको 1 वर्ष मिलेगा। इन सबका ही कार्यकाल आपको क्या मिलेगा? 1 ही वर्ष मिलेगा। ठीक है ना? आगे देखो, इन सबका जो कार्यकाल है वो आपको 1 वर्ष मिलेगा। अब ये जो फैक्ट्स है ना बच्चों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैं चर्चा करूंगी कि वो कार्य क्या करता है, मतलब लोक लेखा क्या काम करेगी। ठीक है ना, क्या काम करेगी, हम इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक बार इसको और रिपीट कर देती हूँ, एक बार और अच्छे से देखो। ठीक है ना, एक बार और अच्छे से देखो, एक बार अच्छे से देख लो, फिर अपन कार्यों की चर्चा करते हैं। देखो, स्थायी समितियों की बात कर रहे हैं। स्थायी समितियों में होती हैं वित्तीय समितियां, जिनका संबंध पैसे से होता है। ठीक है, धन से होता है। तो वित्तीय समितियों में पहली समिति है लोक लेखा समिति। पहली समिति है लोक लेखा समिति। यह समिति सबसे प्राचीन है, इसका गठन सबसे पहले हुआ 1921 में। इसका गठन सबसे पहले 1921 में हुआ, और इसमें सदस्य जो थे वो 15 थे। 15 किसके थे? केवल लोकसभा के थे। फिर 1955 में बढ़ाकर संख्या कितनी कर दी? कितनी कर दी? 22। 22 में से 15 लोकसभा के थे, 7 राज्यसभा से थे। ठीक है ना? अब आगे समझो, निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इन सदस्यों को चुना जाता है। इनको एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, पूरा है इसका नाम, ध्यान रखना, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली, पूरा ध्यान रखना, द्वारा इन्हें चुना जाता है। इन सदस्यों में कोई भी मंत्री नहीं होता है, ये ध्यान रखना, कोई भी मंत्री नहीं होगा। और 1967 से
इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है वो कौन होगा? विपक्ष होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखो, लोक लेखा जो समिति है, लोक लेखा जो समिति है, इसका काम क्या है? इसका कार्य क्या है? नहीं आरजे ब्रदर्स, 1923 नहीं है, 1921 ही है। गठन 1921 ही है। आपने 23 जहां पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। ठीक है ना? आगे देखो, हम कार्यों की बात करते हैं तो कार्यों के अंदर आपको सबसे पहले किस पॉइंट पे ध्यान रखना है? कार्यों में सबसे पहले किस पॉइंट की ध्यान रखनी है? बिल्कुल सही लिखा, सीएजी। देखो, सीएजी आपकी एक ऑडिट रिपोर्ट करता है। जो ऑडिट होती है ना, सरकार ने कितना खर्चा किया, सही किया या गलत किया, ठीक है ना? तो सरकार के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा किए गए खर्चे की ऑडिट कौन करता है? सीएजी करता है। और वह ऑडिट रिपोर्ट जो है, ऑडिट जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति संसद में रखता है। देखो ध्यान से सुनना, सीएजी जो ऑडिट करता है रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखेगा। ठीक है ना? संसद में रखेगा और उस रिपोर्ट की जांच व समीक्षा लोक लेखा समिति करती है। मतलब सीएजी ने, आप सोचो हमारा लोकतंत्र कितना प्रभावशाली, और उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार हो जाते हैं, उसके बावजूद भी गड़बड़े हो जाती हैं। देखो समझो, पॉइंट को समझो। सरकार ने खर्चा किया, उस खर्चे की जांच कितनी जगह हो रही है? सरकार ने कोई व्यय किया, कोई खर्चा किया, तो सीएजी उस खर्चे की जांच करती है, ऑडिट करती है। सीएजी उस खर्चे की क्या करती है? जांच करती है, ऑडिट करती है। और वो ऑडिट जो है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है, राष्ट्रपति संसद में रखती है। ठीक है? और संसद में रखने के बाद लोक लेखा समिति जो है वो उसकी फिर जांच करेगी, उस रिपोर्ट की फिर जांच होगी कि वो भी सही है या गलत है, उसमें फिर कोई त्रुटि रह गई या नहीं रह गई। ठीक है? तो आप ये सोचो, सरकार अगर 1 रुपए भी खर्च कर रही है तो लगभग 2 से 3 जगह वो चेक हो रही है। समझे या नहीं समझे बच्चों? सीएजी में मत उलझो, अभी केवल लोक लेखा पर ध्यान दो। सीएजी का इतना ध्यान रखो कि सरकार जो भी कोई खर्चा करती है ना, उसकी लेखा परीक्षण वो करती है। क्या करती है? लेखा परीक्षण करती है। चलो आज आपको एक और मैं खास बात बताऊं। क्या बताती हूं? नाम सुना पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम का नाम सुना होगा ना? अब इसे शव परीक्षण हम कह सकते हैं, उसको शव परीक्षण। तो लोक लेखा समिति शव परीक्षण करती है एक तरह से। शव परीक्षण का मतलब मारकर शवों का निरीक्षण करना नहीं है बच्चों। यहां देखो, इस पॉइंट को समझो। यहां देखो, मैं आपको प्राक्कलन समिति पढ़ाऊंगी तो प्राक्कलन समिति में हम ये चर्चा करेंगे कि प्राक्कलन समिति क्या करती है? जो बजट है, जो बजट रखा उसकी जांच करती है प्राक्कलन समिति। तो बजट चल रहा है, जांच भी चल रही है, बजट चल रहा है, जांच भी चल रही है, तो वो काम चलते हुए हो रहा है। यहां क्या हुआ? खर्चा हो गया, मतलब हो गया, खर्चा हो गया, काम हो गया। खर्चा होने के बाद उसकी जांच कर रहा है सीएजी, ये भी पोस्टमार्टम ही करता है। और उसके बाद में ये बात लोक लेखा के पास आती है तो वो भी क्या कर रहा है? भाई पहले जो खर्चा हो गया उसे बदला तो जा सकता नहीं है ना? हाँ या ना? जो खर्चा हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। भाई घर में अगर पहले बच्चे की शादी हुई, पता चला उसमें लगभग 10 लाख फालतू खर्च हो गया, तो मुझे बताओ वो तो हो गया ना खर्च, वो तो खर्च हो ही गया, उसको हम चेंज तो कर ही नहीं सकते। अब दूसरे वाले में ध्यान रखेंगे कि दूसरे बच्चे में वो अनावश्यक खर्चा ना हो। तो उसी प्रकार यहाँ क्या होगा? शव परीक्षण मतलब वित्तीय खर्चे हो चुके हैं और वो कितने अनावश्यक हुए हैं उसकी जांच करता है ये। ठीक है? आगे समझो, आगे आपको उसमें क्या ध्यान रखना है? वित्त से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट्स होती है उन सब की जांच करता है ये सीएजी की नहीं, सीएजी के अलावा भी अगर अन्य भी कोई यूं कह सकते हैं, अगर कोई समिति आयोग रिपोर्ट देती है और अगर वो रिपोर्ट वित्त से संबंधित होती है, ठीक है ना, पैसे से संबंधित होती है, तो ये उसकी भी जांच करती है, उसकी भी क्या करेगी? जांच करेगी। अब बच्चों आपको एक पॉइंट इसमें विशेष ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो एक बार।
सीएजी ऑडिट करती है, ऑडिट करके किसको देती है? राष्ट्रपति को देती है। पॉइंट क्लियर? राष्ट्रपति किसको देता है? संसद को देता है। संसद किसको देती है? लोक लेखा समिति को देती है। और लोक लेखा समिति जांच करके अपने जो सुझाव है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। वो किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। पॉइंट क्लियर या नहीं क्लियर? यहां तक फिर अपन आगे बढ़े। यह आपकी लोकलेखा समिति कंप्लीट है, ठीक है ना? लोकलेखा समिति कंप्लीट है। इसमें मुझे आप सब बच्चों से ये रहता है गुजारिश कि अभी वर्तमान में जो है, देखो पहले कौन थे और वर्तमान में कौन थे, ये आपको नोट्स में उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है? और मैं मोस्टली कोशिश ये करती हूँ कि वर्तमान जो है वो कम डिस्कस करती हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो सकता है उस वक्त वर्तमान बदल जाए, हो सकता है उस वक्त जो वर्तमान की समितियों के अध्यक्ष हैं वो बदल जाए। तो प्लीज मेरे बच्चों, आपसे मुझे एक ही गुजारिश है, आप जब कभी भी वर्तमान पढ़ो ना, ठीक है, तो उसको पेंसिल से लिखो। मेरी यही है, मैं पेंसिल से लिखती हूँ या लिखती नहीं हूँ, खाली छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब मैं एग्जाम देने जाऊंगी ना उस वक्त मैं चेक करूंगी कि वर्तमान में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन है। हो सकता है मैंने लगभग 2 महीने या मान लो 6 महीने पहले नोट्स बनाए हो, उस वक्त तो कोई और था और आज जब मैं एग्जाम देने जा रही हूँ तो महीने भर पहले चेंज हो गया। ये ध्यान रखना। तो जो करंट के हैं प्लीज आप लोग जो है वो वेबसाइट पे चेक करके जाइए। अभी आज के जो डेट के होंगे वो मैं आपको नोट्स में उपलब्ध करा दूंगी कि प्रथम कौन थे और आज अभी के कौन है। तो यहां तक हमारा क्लियर। तो हमने पहली समिति जो है वो डिस्कस कर ली, वो है लोकलेखा समिति। आगे देखो, चले आगे। ये आपकी पहली समिति थी। ध्यान क्या रखना है, वित्तीय समितियों में जो थी ये आपकी पहली समिति थी। अब हम वित्तीय समितियों में दूसरी समिति पढ़ते हैं जो कि है दूसरी समिति क्या है? प्राक्कलन समिति। मीना जी, शव परीक्षण का मतलब होता है मृत्यु होने के बाद उसकी जांच करना कि ये कैसे मरा। तो वैसे ही खर्चा हो गया, अनावश्यक हो गया, ठीक है ना? अनावश्यक खर्चा हो गया, व्यक्ति मर चुका है, अनावश्यक खर्चा हो चुका है, दोनों बात बराबर लो। अनावश्यक खर्चा हो चुका है, व्यक्ति मर चुका है, मरने के बाद उसकी जांच करते हो, ठीक है? मरने के बाद उसकी जांच करते हो तो व्यक्ति का शव परीक्षण हो गया। यहां खर्चे के बाद अगर आप उसका परीक्षण कर रहे हो, जांच कर रहे हो कि यार इतना फालतू खर्चा हो गया, ऐसा खर्चा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे शव परीक्षण। प्रदीप मीना जी, मैं कह रही हूं आप सीएजी पर मत जाइए अभी। बीजेपी और कांग्रेस के कितने होते हैं? देखो, जितना बीजेपी कांग्रेस का ही नहीं है, आप यूं मान के चलो जितने भी बड़े दल हैं उनका अनुपात लोकसभा में कितना है, उनका अनुपात लोकसभा में कितना है उतना ही उनका 15 सदस्यों में अनुपात होता है। जितना आप यूं समझो, अगर मैं बात करूं कि 1500 हैं तो 1500 में से 100 तो बीजेपी से हैं और 50 जो है वो कांग्रेस से हैं। तो देखो 15 सदस्यों में से जो लोकसभा में 15 होते हैं उनमें से 10 तो होंगे बीजेपी से और 5 होंगे कांग्रेस से। तो जो 15 सदस्य होंगे, जो अविनाश जी पूछ रहे हैं, 15 सदस्य जो होंगे उनका निर्धारण जो है वो लोकसभा में उनका किस रेशो में उनको सीटें प्राप्त हैं, ठीक है, उस रेशो के आधार पर बांटा जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट समिति की चर्चा करते हैं। वो समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। चलिए, प्राक्कलन समिति के हम सबसे पहले बिंदु पर बात करें तो गठन कब होता है बच्चों? कब हुआ? देखो, एक व्यक्ति था जॉन मथई। जॉन मथई की परामर्श पर 1950 से इसका गठन हमने प्रारंभ कर दिया था, ठीक है ना? 1950 से हमने इसका गठन प्रारंभ कर दिया। दूसरी बड़ी बात, सदस्य कितने होते हैं? 30। तो आप यूं कह सकते हो जो वित्तीय समिति है उन वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है?
प्राक्कलन समिति, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रतिनिधि या सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं। सदस्य सारे के सारे जो 30 सदस्य होते हैं वो 30 के 30 बच्चों कहां से होते हैं? कहां से होंगे? लोकसभा से। नहीं सुहानी जी, जो सारे 30 के 30 है वो लोकसभा से ही होंगे, ठीक है ना। 30 के 30 लोकसभा से होंगे, इसमें राज्यसभा को लेकर कोई भी पॉइंट नहीं रखा गया, ठीक है। सारे के सारे लोकसभा से होंगे। तीसरा बिंदु समझो, बिल्कुल आपको मैंने पहले बता दिया, इनका कार्यकाल क्या होगा? 1 वर्ष होगा। सारी समितियों का एक कार्यकाल, लोक लेखा का भी कार्यकाल कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है ना, 1 वर्ष ही होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इसका जो गठन है ना, गठन ये गठन बजट रखने के बाद होता है, बजट रखने के पश्चात। ये एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये जो प्राक्कलन समिति जो आपकी होती है, एस्टिमेट, इसे अनुमान समिति भी कहते हैं बच्चों। एक बात और ध्यान रखना, याद आई मुझे, अनुमान समिति, इसे अनुमान समिति भी कहा जाता है, ठीक है, इसे अनुमान समिति भी कहा जाता है। जगदीश जी, जब इसमें सदस्य लगभग सारे लोकसभा के हैं तो लोकसभा ही इसे गठित करती है। बिल्कुल एस्टिमेट आप कह सकते हो कमेटी, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी, अनुमान समिति इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं समझेंगे अभी। इसका गठन जॉन मथेइन 1950 में उन्होंने किया है। सदस्य जो होंगे वो इसके 30 होंगे, सारे के सारे लोकसभा से होंगे, सारे के सारे लोकसभा से होंगे। कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इसका जो गठन का टाइम होता है ना, वो होता है बजट रखने के बाद। बजट रखने के बाद इसका गठन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, बजट रखने के बाद। अगला पॉइंट देखो, चौथा बिंदु, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होगा। कोई भी जो मंत्री है वो सदस्य नहीं होगा, जो भी कोई मंत्री होगा वो इसका सदस्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां तक क्लियर? एक बार फिर देख लो, सदस्य 30 होते हैं, सारे लोकसभा से होते हैं, कार्यकाल 1 वर्ष है, गठन जो है वो बजट रखने के बाद होता है, ठीक है, और मंत्री जो है उसमें सदस्य नहीं होते। अब देखो प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है ये बताओ। कार्य, प्राक्कलन समिति का कार्य, प्राक्कलन समिति का, बिल्कुल अविनाश जी ने सही कहा, बजट के अनुमान मांगों की जांच करता है। बजट में क्या होता है, हम जैसे कि बजट रखा जाता है, ठीक है, बजट लगभग फरवरी के माह में आसपास रखा जाएगा, आप सबको पता है। बजट जो है वो फरवरी के महीने के आसपास रखा जाता है, ठीक है, फरवरी में रखते हैं, लास्ट वीक में रखो, स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में रख लो, फरवरी में हम रखते हैं। अब देखो क्या होता क्या है, बजट रखने के बाद जैसे बजट रखते ही प्राक्कलन समिति की स्थापना करते हैं, और स्थापना करने के बाद प्राक्कलन समिति को बजट दे देते हैं कि भाई देखो बजट के लिए इस बार ये हुआ है कि इतना पैसा यहां खर्च होगा, इतना पैसा यहां खर्च होगा, इतना पैसा यहां खर्च होगा। अब जो प्राक्कलन समिति है ना, वो जो मांग है, जो अनुमान है, एक आइडिया है कि इस बार जो सड़क परियोजना है उसके लिए 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। मैं बहुत कम संख्या बता रही हूँ बच्चों, 1 करोड़ में कुछ नहीं होता फिगर में, ठीक है ना, एक बहुत कम फिगर बता रही हूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो एक अनुमान लगाया कि जो सड़क परियोजना है उसमें 1 करोड़ रुपए खर्च होगा, जो बांध परियोजना है उसमें हम 50 लाख खर्च करेंगे, ठीक है, या यूं कह सकते हैं 50 लाख नहीं 5 करोड़ खर्च करेंगे। तो अब एक बात समझने की आई, यहां प्राक्कलन समिति जांच करती है कि क्या सड़क परियोजना में 1 करोड़ खर्च होगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी सड़क परियोजना, उससे पिछली बार भी सड़क परियोजना, तो सड़कें लगभग बन गई, सड़कें क्या हो गई, सड़कें लगभग बन गई। तो अब हमें आवश्यकता नहीं है सड़क परियोजना को इतना पैसा न देकर, अगर हम उस पैसे को शिक्षा में खर्च करें तो ज्यादा काम में आएगा। तो समझ गए, प्राक्कलन क्या करती है, प्राक्कलन समिति बजट की अनुमान मांगों की जांच करती है कि वो मांगे सही है या नहीं। राज समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना, आगे समझ में आया या नहीं पॉइंट को। तो आप यूं समझ लो, सरकार के जितने भी व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, ठीक है, व्यय की समीक्षा करती है, खर्चों की समीक्षा करती है, जो भी खर्चे होंगे। आप देखो एक पॉइंट को समझो,
एक पॉइंट को समझो, आपके यहाँ सीएजी जो है, सीएजी सारे खर्चों की, सब चीजों की रिपोर्ट सौंपती है। उन सारी रिपोर्ट्स की जांच सब करती है, लोक लेखा भी करती है, प्राक्कलन भी करती है, सब करेंगे उनकी जांच, ठीक है, कहीं कोई चूक नहीं रह जाए। तो व्यय की जो खर्चा सरकार करते हैं ना, चाहे कोई भी कैसा भी खर्चा कर रही हो या करने वाली हो, किसी भी प्रकार का जो भी व्यय है, उस व्यय की जो समीक्षा है, उसकी जो जांच है, वो कौन करेगा? प्राक्कलन समिति करेगी। अब बच्चों एक बात, आपको एक शब्द आपको मिलता है, लोक लेखा समिति। एक पूरा पहले वाली जो समिति थी, लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन है। ये शब्द सुना होगा, बिल्कुल वीरेंद्र जी ने सही लिखा। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति को कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के काम ही क्या है? जो व्यर्थ खर्चा हुआ है उसकी जांच करना। दोनों के काम क्या है? जुड़वा बहन मतलब दोनों के काम एक जैसे है ना, लगभग लगभग। भाई अंतर है कामों में, ऐसी बात नहीं है, काम में और कामों में अंतर है, परंतु ध्यान क्या रखना है, दोनों जो है वो लगभग एक जैसा काम कर रही हैं। सरकार अगर कोई फिजूल खर्ची कर रही है तो उस खर्चे को रोकना, उसकी समीक्षा करना, उसे जांच करना और सरकार को वो खर्चा करने से रोकना, ये किसका काम है? प्राक्कलन समिति का और लोक लेखा समिति का। यहां तक क्लियर? पॉइंट समझे? यहां तक क्लियर? अब प्राक्कलन समिति आपकी कंप्लीट है। अब प्राक्कलन समिति के बाद आपकी जो तीसरी समिति आती है, बताओ तीसरी समिति कौन सी है? आप इसे लोक उपक्रम कह सकते हो, उद्यम समिति कह सकते हो, ठीक है। लोक उपक्रम, लोक उद्यम समिति से कह सकते हो, बिल्कुल सही लिखा है। आप इसे कह सकते हो सीपीओ, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग इसका पूरा नाम है, ठीक है। आप इसे इंग्लिश में सीपीओ कह सकते हो। अब देखो, लोक उपक्रम उद्यम समिति, इसके नाम से क्या मतलब, क्या निकलता है? उपक्रम उद्यम समिति का मतलब आप समझो, ऐसे व्यवसाय, ऐसे उपक्रम, ऐसे उद्योग यूं कह सकते हो, ऐसे उद्यम जिसमें पैसा सरकार का लगा हो। जैसे कि मान लो कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया, बिजनेस बनाया, तो उस व्यापार में तुमने पैसा लगाया, तो वो लोक उपक्रम नहीं हुआ, जनता मतलब सरकार ने नहीं लगाया उसमें पैसा। अब सरकार जिसमें खुद पैसा लगाती है, ठीक है ना, सरकार खुद पैसा लगा रही है, मुनाफा और नुकसान सरकार का हो रहा है, व्यापार सरकार द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है पूरी तरह से, हम उसे कहेंगे लोक उपक्रम। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, लोक उपक्रम। यहां तक क्लियर? लोक उपक्रम का मतलब समझे, सरकार के पास में बिल्कुल ओएनजीसी जैसे है, ठीक है, आपके ऑयलिंग गैस वगैरह भेल है, तो ये जो उपक्रम होते हैं, जैसे कि यूं समझो बीएसएनएल है, तो एक तरह से बीएसएनएल जो है वो क्या है? लोक उपक्रम ही तो है। पूरी तरह से बीएसएनएल का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? पूरी तरह से बीएसएनएल का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। पॉइंट एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझे ना कि लोक उपक्रम क्या है। अब समझो, लोक उपक्रम जो समिति थी, जो लोक उपक्रम समिति थी, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, कृष्णा मेनन समिति। कृष्णा मेनन एक समिति थी जिसने यह कहा कि सरकार के जो व्यवसाय, उद्योग, उद्यम, उपक्रम है वो सही है या नहीं, उनमें मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो व्यापार के नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। हमें पता तो चलना चाहिए हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। भाई हर एक जो प्राइवेट बिजनेस वाला है वो व्यक्ति लास्ट के साल में देखता है मुझे इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, अगर मैं बिजनेस को कंटिन्यू रखूं तो मुझे फायदा ही फायदा है, और अगर उस बिजनेस में कंटिन्यू नुकसान हो रहा है तो वो सोचता है इसे बंद कर दिया जाए या इसमें सुधार किया जाए। वो तभी तो पता चलेगा ना जब हम उसकी जांच करेंगे बच्चों। अब यहाँ सरकार के जो लोक उपक्रम या कह सकते हैं जो सरकार के जो व्यवसाय हैं उनकी जांच विशेष के लिए कृष्णा मेनन समिति ने 1964 में इसकी स्थापना करी। कृष्णा मेनन की जो समिति थी, इस समिति ने सिफारिश की और उस सिफारिश के आधार पर 1964 में आपने इस समिति का स्थापना कर दी। आपने क्या कर दी? इस समिति की स्थापना कर दी। देखो
मैं बात करूं इस समिति में सदस्य कितने होंगे, 22, 15 आपके लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से। ठीक है, बिल्कुल सदस्य। ध्यान क्या रखना है, मंत्री सदस्य नहीं होंगे, मंत्री जो होंगे वो सदस्य नहीं होंगे। और कार्यकाल जो है इसका, कार्यकाल जो है उसका 1 वर्ष होगा। ठीक है, अब आगे देखो, इस पॉइंट को समझे। अब अगर मैं इसके काम की बात करती हूं कि ये काम क्या करेगी, तो मैं आपको बता चुकी हूं कि लोक उपक्रम कार्य सीएजी, सीएजी केग, ठीक है ना, केग लोक उपक्रमों पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। लोक उपक्रम जो है उन पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। उस रिपोर्ट की जांच, समीक्षा, उस रिपोर्ट की जांच व समीक्षा कौन करती है, कौन करेगी, लोक उपक्रम समिति। ध्यान रखो बच्चों, सरकार जो बिजनेस कर रही है, जो व्यापार या कह सकते हैं जो सरकार के लोक उपक्रम है, वो लोक उपक्रम जो है वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसकी जांच करेगी सीएजी। फिर सीएजी क्या करेगी, इसकी जांच करके दे देगी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको संसद में रखेगा। और जैसे ही संसद में रखा और पता चला कि यह रिपोर्ट किससे संबंधित है बच्चों, लोक उपक्रमों से संबंधित है, लोक उपक्रमों से संबंधित है, तो इसकी जांच जो है वो लोक उपक्रम समिति करती है। ठीक है, लोक उपक्रम समिति और क्या करेगी, जो सरकार के उपक्रम है, उपक्रम व्यापार के नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि उपक्रम एक तरह से क्या है, बिजनेस ही तो है, एक तरह से क्या है, बिजनेस ही है। ठीक है ना, और वो जो बिजनेस, जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, वो सही रूप में नियमों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, इसकी जांच भी कौन करती है, लोक उपक्रम समिति ही करेगी। ठीक है, बिल्कुल आरपी पुलिस जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अविनाश जी आप भी सही कह रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ये आपकी जो वित्तीय समितियों में लोक उपक्रम, मतलब 3 ही समितियां थी, पहली लोक लेखा, दूसरी प्राक्कलन, तीसरी लोक उपक्रम। तीनों समितियां जो थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। अब इन समितियों के बाद, इन समितियों के बाद वित्तीय तो कंप्लीट हो गई, वित्तीय क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब वित्तीय समितियों के बाद हम क्या पढ़ेंगे, विभागीय समिति। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जा रहा है। देखो, अब वित्तीय समितियों के बाद अब अपन चर्चा करेंगे विभागीय समितियां, विभागीय समितियां। अब देखो, विभागीय समितियां क्या होती हैं, इनकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, जो विभागीय समितियां हैं, आपके यहां एक व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री, वीपी नरसिम्हा राव हुए हैं। अब इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1993 में 17 विभागीय समितियों की स्थापना हुई। अब देखो, आपके लिए समितियां समझना सबसे इजी पता है क्यों है, ठीक है, सबसे इजी क्यों है, क्योंकि इनके नाम में ही सब कुछ है। विभागीय समितियां ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, जो विभाग होंगे अलग अलग, जैसे कृषि है, मजदूर है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये जो विभाग होंगे ना, इन विभागों की जो रिपोर्ट है, इन विभागों के जो विधेयक हैं, उनकी जांच व समीक्षा करने के लिए विभागीय समिति बनती है। ठीक है, विभागीय समिति बनती है। 1993 में कितने विभाग बच्चों, 1993 में कितने विभाग बने, वीपी नरसिम्हा राव ने 1993 में 17 विभागीय समिति बनाई। अब
2004 में यह विभागीय समितियों की संख्या कितनी हो गई? 24। आज वर्तमान में कितने हैं? 24। ठीक है, वर्तमान में कितनी है विभागीय समितियां? 24। अब इस 24 में आपको यह पता होना चाहिए कि 16 और 16 के बाद कितने हो गए? 8। यह 16 जो है वो लोकसभा के अंतर्गत काम करती हैं और ये जो 8 हैं यह राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करेंगी। 24 में से ध्यान से समझना बच्चों, विभागीय समितियों में से 24 में से 16 समिति जो है वो लोकसभा के नियंत्रण में काम होगा, अंतर्गत काम होगा, और 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत काम करेंगी। 8 समितियां जो होंगी वो राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करेंगी। ठीक है, अब देखो, मतलब इसमें जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करेगा और इनमें जो अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव कौन करेगा? उनका चुनाव कौन करेगा? राज्यसभा करेगी। अब आपको एक पॉइंट और जो समझना है वो ध्यान रखना, ये जितनी भी समितियां होंगी ना, मतलब ये 24 जो समितियां होंगी ना, इन समितियों में सदस्य कितने होंगे? 31। बिल्कुल सही, इनमें सदस्य कितने होंगे? 31। और 31 में रेशो कैसा होगा? लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10। लोकसभा से कितने? 21 और राज्यसभा से कितने? 10। बिल्कुल सही पॉइंट को पकड़ा आपने। तो अब ये आपने पॉइंट, विभागीय समितियों की स्थापना वी नरसिम्हा राव ने 1993 में 17 विभागों समितियों के साथ किया। 2004 में 24 कर दी। 24 में सदस्य होंगे 31, सभी 24 में सभी में होंगे 31, जिसमें से 21 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में। 24 में से 16 समितियां लोकसभा के नियंत्रण में रहेंगी और 6 समितियां राज्यसभा के नियंत्रण में रहेंगी। ठीक है, इनके अध्यक्ष भी, इसके लोकसभा के अध्यक्ष चुनेगा इसका अध्यक्ष, और इनके अध्यक्ष सभापति चुनेगा। अब देखो, विभागीय समितियां 24 कौन सी है मैं डिस्कस नहीं करने वाली, क्योंकि एग्जाम में नहीं आती, किसी भी लेवल के एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, निश्चिंत रहो। ठीक है, तुम्हें ध्यान क्या रखना है? कार्य। ये जो विभागीय समितियां हैं ये काम क्या करती है, इनका कार्य क्या है बताओ। जो विभागीय समितियां हैं वो काम क्या करती हैं? अब देखो, एक बात मैं आपको जो समझाने जा रही हूं ना उसको अच्छे से समझना। एक बात समझो, आपने एक पॉइंट पढ़ा था, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अनुमान समिति। प्राक्कलन समिति का नाम सुना है ना? अब कहोगे मैम अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति, अनुमान समिति एक तरह से। अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति। अब ये प्राक्कलन समिति क्या करती है? बजट में जो अनुमान रखे जाते हैं ना, उन अनुमानों की जो रिपोर्ट है वो सौंपती है, हाँ या ना? ठीक है, बजट के रिपोर्ट, बजट के जो अनुमान, बजट में जो अनुमान होते हैं ना कि भाई ये खर्चा है ये नहीं है, तो प्राक्कलन समिति बजट के अनुमानों की रिपोर्ट सौंपती है। यहां समझना बच्चों बात को, ये रिपोर्ट लगभग फरवरी के आसपास उनको दे दी जाती है प्राक्कलन समिति को। जैसे बजट रखते हैं, बजट रखते ही वो जो है, वो जो सारी बजट की रिपोर्ट है वो प्राक्कलन समिति को देते हैं। अब फरवरी में इन्होंने रिपोर्ट ली और प्राक्कलन समिति जो है वो सितंबर और अक्टूबर, आप सोचो कितने समय बाद, सितंबर और अक्टूबर में इसकी जांच की रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है ना? फरवरी में रखती है और सितंबर और अक्टूबर में इसकी जांच सौंपती है। अब मुझे बताओ, हमारा फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल में शुरू हो जाता है, हाँ या ना? अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। अब अगर बजट आपने रखा फरवरी में, इसका जवाब आपको तब मिला सितंबर अक्टूबर में, तो काम कैसे कर पाएंगे हम लोग? इसलिए अब ध्यान से सुनना एक बात को खास तौर से, इसलिए विभागीय समितियों की स्थापना हुई, क्योंकि अनुमान प्राक्कलन समिति पूरे बजट की समीक्षा करती है, पूरे बजट की एक एक चीज को ध्यान से निरीक्षण करती है, इसलिए उसे समय लग जाता है। ठीक है, परंतु हमने एक बीच का रास्ता निकाल लिया कि भाई ये तो अपनी रिपोर्ट देगी तब दे देगी, हम एक काम करेंगे, विभागीय समितियां बना ली जो कार्य क्या करेंगी? बजट, अनुमान, मांगों की
जांच करती है। अब समझना, आप फिर अच्छे से ध्यान से समझो। प्राक्कलन समिति और विभागीय समिति, इन दोनों को मुख्य रूप में गठन, इन दोनों का मुख्य रूप में गठन किस लिए हुआ? ये भी बजट की जो मांगे हैं उनकी जांच करेगी, अनुमान मांगे, और वो भी करेगी। प्राक्कलन समिति इसकी रिपोर्ट बहुत लेट दे रही है और हमें इसकी रिपोर्ट थोड़ी जल्दी चाहिए, तो क्या करते हैं, 24 विभागीय समितियां अपने अपने विभाग की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो मान लो मेरे विभाग से ये संबंधित है, बजट में मेरे विभाग से ये पॉइंट संबंधित है, तो मैं क्या करती हूं, उस संबंधित बिंदुओं को विभाग समितियों को दिया जाता है और वो विभागीय समिति, ठीक है, वो विभागीय समिति उसकी जांच करती है, समीक्षा करती है और रिपोर्ट संसद को दे देती है और फिर संसद उस रिपोर्ट के आधार पर आगे काम करती है। अब आप कहोगे मैडम जब विभागीय समिति ने काम कर दिया तो फिर प्राक्कलन समिति में क्यों टाइम खराब किया? हाँ या ना, जब काम यही हो गया तो फिर यहाँ क्यों? अब बच्चों खास बात समझना, ये बहुत जल्दी काम की रिपोर्ट पेश करती है, इसके काम की जो रिपोर्ट है उनमें खामियां भी होती हैं, ठीक है ना, और यह जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करती है, इसकी रिपोर्ट में कमियां नहीं मिलती हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण और सटीक होती है, ये इतनी सटीक नहीं होती है, ये ध्यान रखो, ये इतनी सटीक नहीं होंगी विभागीय समितियां, जो बजट अनुमान की मांगी होती है इतनी सटीक नहीं होती है जितनी प्राक्कलन समिति जो है वो सटीक होती है, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम जब रिपोर्ट सितंबर अक्टूबर में आई तब क्या काम की, है ना, देखो बच्चों रिपोर्ट सितंबर अक्टूबर में आई क्यों ना हो, ये हमारे अगले बार के लिए काम में आ जाती है, अगली बार जो है उसके लिए काम में आ जाती है मुख्यतः देखा जाए तो। समझे, अनुमान समिति भी यही काम करती है, आपकी प्राक्कलन समिति काम करती है, पर यह समय लेती है, इसलिए हमें कम समय में रिपोर्ट चाहिए थी, हमने विभागीय समितियां बनाई जो बजट के अनुमान मांगों की जांच करती है और जल्दी जो है जल्दी जवाब दे देती है, ठीक है ना, जल्दी जवाब दे देती है, इसलिए विभागीय समितियां बनी और अनुमान समिति लेट देती है। पर फिर कहती हूं इन दोनों में अगर देखा जाए तो आपके प्राक्कलन समिति ज्यादा सटीक है, ठीक है ना। चलो अगला बिंदु हम देखें तो जो विभागों के लिए जो विधेयक रखे जाते हैं, ठीक है, जिन विभागों से जो विधेयक संबंधित होता है उन विधेयकों की जांच भी करती है, ठीक है। मान लो इस बार आपने शिक्षा से जुड़े कोई विधेयक जोड़े कि भाई इस बार हम शिक्षा के लिए ये काम करेंगे, ठीक है ना, शिक्षा के उत्थान के लिए ये व्यवस्थाएं करेंगे, तो शिक्षा के उत्थान के लिए जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वो सही है या नहीं, ठीक है, वो पैसा सही है या नहीं इसकी जांच करेगी। मतलब वो विधेयक रखेंगे आपके भाई ये जो विधेयक है शिक्षा में हम इतना खर्च कर रहे हैं, तो शिक्षा से संबंधित जो विभाग हो ना वो उसकी क्या करेगा, जांच करेगा, जो शिक्षा से संबंधित विभाग है वो उसकी जांच करेगा। दूसरा, कोई भी रिपोर्ट दे, ठीक है, अगर विभाग से संबंधित कोई भी रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट की जांच करती है, ठीक है ना। शिक्षा से संबंधित कोई रिपोर्ट सौंपी कि भाई ये शिक्षा से संबंधित व्यवस्था थी, सही है गलत है, ठीक है, तो उससे संबंधित है। चिकित्सा से संबंधित कोई रिपोर्ट आई है तो विभाग से संबंधित अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उसकी जांच भी कौन करेगी, विभागीय समिति, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखो, अब मैं आपको कुछ ऐसे बिंदु बताने जा रही हूं जो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। जैसे कि बहुत सी समितियां होती हैं जिन समितियों के, ठीक है, बहुत सी समितियां होती हैं जिन समितियों के सदस्य 15 ही होते हैं, बहुत सी, मैंने ये नहीं कहा सभी, बहुत सी समितियों के जो सदस्य होंगे वो 15 ही होंगे। पहली बात दिमाग में क्लियर रखो, सभी जो समितियां जो स्थायी हैं, जो स्थायी समितियां हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष होगा, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब अगली बात समझो, एक पुस्तकालय समिति है, स्थायी है, पुस्तकालय जो समिति है इसमें जो सबसे कम सदस्य पाए जाते हैं वो है 9। जितनी भी समितियां हैं ना टोटल, उन समितियों में सबसे कम सदस्य पाए जाते हैं पुस्तकालय समिति में। इसमें 6 लोकसभा से होते हैं और 3 आपके राज्यसभा से मिलते हैं। कार्यकाल वही 1 वर्ष होता है मेरे बच्चों, ठीक है, कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष होगा। सदस्य जो होंगे वो सबसे कम होते हैं 9, सबसे कम होंगे 9। अब देखना एक होता है महिला सशक्तिकरण समिति,
एक है महिला सशक्तिकरण समिति और एक है अनुसूचित जाति और जनजाति। तो अनुसूचित जाति जनजाति में भी मुख्यतः देखा जाए 30 और इसमें भी 30, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, इसमें भी 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। ठीक है, तो ये जो कुछ समितियां हैं इसमें कम मिलते हैं, इनमें 30-30 मिलते हैं। बाकी लगभग आप कोई भी समिति देखो, आश्वासन समिति देखो, लाभ के पद की समिति देखो, सेवा समिति देखो, लगभग जो समितियां होती है ना, सभी समितियों में 15 सदस्य होते हैं। देखो मैं सारी समितियां आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, और देखो मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने डिस्कस भी करी है, ये बात नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थी, डिस्कस करी है। बाकी उनके जो नाम है वो मैं आपको सिंपल एक चार्ट में उपलब्ध करवा दी जाएंगी, उसके लिए निश्चिंत रहो। बाकी देखो सिंपल सा है, काम क्या करती है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए करती है, ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए करती है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित अगर कोई भी कार्यवाही सदन में चल रही है तो वो उस सदन में चल रही कार्यवाही की जांच कौन करेगी, अनुसूचित जाति और जनजाति। महिला सशक्तिकरण, जो महिला सशक्तिकरण है इससे संबंधित या महिलाओं से संबंधित कोई भी विधेयक या कोई भी कार्य या कोई भी रिपोर्ट संसद में रखी गई है, वो उस रिपोर्ट की जांच कौन करेगी, महिला सशक्तिकरण समिति करेगी। तो ध्यान रखना, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कि ये जो समितियां हैं इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये काम क्या करती हैं, ये बहुत खास बात है। ठीक है ना, तो ये जो समितियां थी हमने जो डिस्कस की हैं वो समितियां हैं स्थायी समितियां। ये सारी कैसी थी, स्थायी समितियां। अब आगे अपन चर्चा करेंगे अस्थायी समितियां, ज्यादा नहीं है बच्चों, बस खत्म है अस्थायी समिति। हाँ, अस्थायी समिति, ठीक है, अस्थायी समिति। तो अस्थायी जो समितियां हैं इसे आप कह सकते हो तदर्थ समिति, इसे आप क्या कह सकते हो, तदर्थ समिति। ठीक है, इसे और आप तदर्थ समिति कह सकते हो। अब देखो इसमें आप प्रवर समिति भी कह सकते हो, हम इसे संयुक्त प्रवर समिति भी है, इसमें आप इसे संयुक्त संसदीय समिति भी कह सकते हो। ये कुछ नाम है। ठीक है, ये अस्थायी समितियों में ये कुछ प्रकार की समितियां, इस प्रकार के नाम से आप समितियां क्या करते हो, गठित करते हो। ठीक है, अब क्या ये समितियां रोज गठित होती है क्या बच्चों, जब मर्जी हो तब, मतलब रोज मतलब हर साल से गठित होती है क्या? देखो स्थायी होंगी वो फिक्स होंगी, साल के लिए घटित होंगी फिर खत्म, फिर नहीं घटित होंगी, फिर साल के लिए फिर खत्म, फिर नहीं, वो फिक्स है। बट ये समितियां फिक्स नहीं है। ठीक है ना, ये समितियां जो है वो फिक्स नहीं है। इन समितियों को विशेष घटना, इन समितियों को विशेष घटना होने पर गठित किया जाता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मान लो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था ना, ठीक है ना, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ तो उसके लिए समिति बनी, और जैसे ही घोटाले की जांच रिपोर्ट हो गई और उसका निर्णय आ गया, समिति खत्म। ठीक है, आपके शेयर मार्केट में कोई घोटाला हुआ था तो 1992 में एक समिति बनाई थी। ठीक है, 1992 में समिति बनाई थी, तो उस समिति 1992 में समिति बनी, उस समिति ने उस शेयर मार्केट के घोटाले की जांच की। तो क्या होता है, ये समितियां विशेष घटना होने पर गठित होती हैं, और घटना होने पर गठित होती है और अपना कार्य होने पर ही समाप्त होती हैं। इनका कोई कार्यकाल नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल, ना ना, इनका कोई भी कार्यकाल नहीं है। बच्चों समझने वाली बात यह है, इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, गठित होंगी और खत्म कब हो इसका कोई भी पता नहीं है, गठित होने का अता पता नहीं होता। पॉइंट समझे या नहीं समझे? देखो, विशेष कोई भी घटना हो जाए तो कभी कभार इसकी घटना की जाती, मतलब स्थापना की जाती है, रोज नहीं करते हैं। स्थापना कब करेंगे, स्थापना कैसे होगी? मतलब अगर मैं ये कहूंगी मेरे को भाई समिति चाहिए, मेरे को जांच करवानी है, अपन तो सुनते हैं ना कभी सीबीआई जांच चाहिए, फलाना व्यक्ति की मृत्यु हुई सीबीआई जांच करो, फलाना। एक बार तो क्या हुआ, इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो बोले कि उसकी जांच करो कि रेड किसने गिरवाई। तो अब मैंने, मान लो मैं सदस्य हूं, मैंने कहा अभी जांच करवाओ, तो कैसे जांच हो जाएगी क्या?
मैंने कहा समिति बनाओ तो कैसे समिति बन जाएगी क्या? ठीक है भाई, मैंने कहा समिति बनाओ तो समिति बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। इसके लिए क्या होगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा इसकी अनुमति चाहिए। दूसरी कंडीशन ध्यान रखो, अगर मान लो विपक्ष कह रहा है कि मांग करो, क्या कह रहा है विपक्ष, क्या कह रहा है, मांग, मतलब विपक्ष किसी की जांच की मांग कर रहा है, विपक्ष जो है वो किसी की जांच की मांग कर रहा है, तो विपक्ष जांच की मांग करता है तब जो पक्ष है उसकी अनुमति से घटना मतलब स्थापना की जा सकती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? लॉकडाउन सिंह क्या कह रहा है, ऊपर से जा रहा है, नींद आ रही है। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये जो समितियां जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, बाकी मैंने इसको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, एक ओवरऑल जो ब्रीफ आपको मिलेगा वो मैं अपन लास्ट में एक ओवरऑल ब्रीफ करेंगे। मुझे पता है ये काफी चीजें आपके लिए उलझी हुई हैं, काफी चीजें उलझी हुई हैं। बिल्कुल जिसको एकदम बिल्कुल नहीं आया वो इस वीडियो को एक बार और देख लेगा, उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचो मैम और कितनी लंबी जाने वाली है क्लास जस्ट ये बस ये समिति हुई और हमारी क्लास कंप्लीट है, संसद पूरा हो जाएगा। ये आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज होनी चाहिए, संसद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, संसद पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये मान के चलो। इसलिए थोड़ा सा बस यूं मान के चलो 5-10 मिनट की बात और है, ये बस इतना ही टॉपिक है, ये जो वाला पोर्शन है ये इतना ही है, इसके बाद नहीं है, समितियां खत्म है आपकी। इसको एक बार अच्छे से देख लो, बिल्कुल ठीक है ना। यूं मानो बस 15-20 मिनट और, फिर आप फ्री हो जाओगे, संसद से फ्री हो जाओगे, समितियां खत्म हो जाएंगी आपको। ठीक है पटेल जी, बहुत अच्छी बात है, आपको आ गया। तो अस्थायी समिति, तदर्थ समिति, जिसका हम प्रवर समिति भी बोलते हैं, संयुक्त प्रवर समिति भी होती है, संयुक्त सदस्य समिति भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अगली पॉइंट क्या समझना है आपको, विषय, ये जो समिति है ये रोज घटित नहीं होते। देखो प्राक्कलन समिति तो फिक्स रहती है, घटित होगी, लोकलेखा भी फिक्स रहती है, विभागीय समिति भी फिक्स रहती है, फिक्स रहेंगी, परंतु ये समिति तो जब जरूरत पड़ती है तब घटित करते हैं। ये समिति तो क्या होती है, जब जरूरत पड़ती है तब घटित रहते हैं। अरे एक बात समझो, छोटी सी बात समझो, घर में आप लोग नॉर्मली रहते हो, रोज खाना खाते हो, रोज बर्तन धोते हो, रोज खाना खाते हो, तो बर्तन वगैरह कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं ना एकदम। और जैसे घर में कोई विशेष गेस्ट आया तो मम्मी नए नए अच्छे अच्छे बर्तन निकालती है, हो सकता है डिनर सेट निकाले एकदम शानदार वाला, तो डिनर सेट रोज रोज नहीं निकालते, कभी कभी निकालते हैं ना, अच्छे बर्तन रोज नहीं निकलते, कभी जब कोई विशेष कोई नया आप कह सकते हैं कि घर में मेहमान आता है, ठीक है, तब आप उसको निकालते हो। जब बर्तन कोई घर में आता है तब आप नए बर्तन निकालते हो, और जैसे विमान जो सदस्य वो मेहमान है घर से चला जाए तब आप बर्तन वापस रख देते हो, यही होता है ना। आप अगर रूटीन लाइफ में देखो तो वो बर्तन नहीं निकाले जाते। वैसे ही इस समिति का गठन रोज नहीं होता, जब कुछ विशेष 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 गठित हो जाए, ठीक है ना, जब कुछ विशेष घटित हो जाए तब आप इस समिति का गठन करेंगे। और जब तक ये समिति, समझो, जब तक घर से वो मेहमान नहीं जाता, मम्मी बर्तन अंदर नहीं रखती, बाहर ही रखती है कि भाई खाना एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 4 दिन रहा, ठीक है ना, 4 दिन रहा, 5 दिन, तब तक मम्मी बर्तन अंदर नहीं रखेगी, बाहर ही रखेगी, उसी में परोसेगी, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई 1 दिन बाद 2 दिन बाद बर्तन अंदर रख दिए, जब तक मेहमान घर में रहेगा तब तक बर्तन रेगुलर रहेंगे, चलेंगे। उसी प्रकार से इसका गठन होता है कभी कभार, और गठन होने के बाद इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। जब कभी भी उस समिति का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, मतलब काम खत्म हो जाएगा, तभी उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्थापना कैसे होगी इसकी, लोकसभा राज्यसभा से पूछकर होगी, ठीक है। दूसरा, पक्ष, अगर मान लो विपक्ष कह रहा है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और मान लो पक्ष भी सहमत है, मतलब जो सत्ता है वो भी सहमत है, सत्ता में जो विपक्ष है वो मांग कर रही है, और दोनों सहमत है, तब आप उसकी जांच की मांग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, देखो कुछ भी अगर गड़बड़ हुई, जो विशेष गड़बड़, से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, रोज रोज तो होता नहीं है, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, शेयर घोटाला है, कभी कभार होता है, तो इन घोटालों की जांच के लिए समिति बनती है, जिसे हम कहते हैं अस्थायी समिति, तदर्थ समिति, ठीक है। मुझे जहां तक पता है ये अस्थायी समितियां हैं, ये कहीं भी आपको बुक्स वगैरह में जो है वो नहीं मिलती, उलझी हुई आती है। आप बोर हो रहे तो मैंने
एग्जाम्पल भी ऐसा ही लिया ताकि आपको समझ में आए और थोड़ा सा आप मेरे क्लास के इंटरेस्ट के तौर पे वापस मेरे पास आ पाओ, ठीक है ना। मैंने मतलब जानबूझ के एग्जाम्पल ऐसा ही लिया ताकि आपके अंदर वापस इंटरेस्ट पैदा हो। हाँ मुझे पता है लॉकडाउन में मेहमान नहीं आ रहे, बहुत अच्छी बात है, मम्मी भी बड़ी खुश है इस चीज को लेकर। चलिए तो अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप में ये जो समितियां हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड पे इनका गठन हुआ। जैसे कि 1987 में इनका गठन हुआ, 1992 में भी इसका गठन हुआ, ठीक है, 2000 आप कह सकते हैं 1 में भी इसका गठन हुआ, 2003 में भी इसका गठन हुआ, 2011 में भी इसका गठन हुआ, ठीक है। 11 वाला तो जहां तक मुझे उम्मीद है आप सबको पता होना चाहिए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। जो 2011 वाला था वो किससे संबंधित था? 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित था। 2003 वाला पता है किस चीज से था? शीतल पेय में कीटनाशक दवाइयां। ये आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है ना, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक मतलब जानवरों को या जो कीट होते हैं इंसेक्ट्स को मारने की दवाई मिक्स की जाती है, ठीक है ना। तभी आप जब पीते हैं और आपको बड़ा रिलीफ फील होता है, ठीक है। मैं साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, बट पेट के अंदर कहते हैं कीड़े मर जाते हैं एक तरह से। वो अच्छा है या बुरा है मैं इसके लिए नहीं कह रही हूँ आपको, ठीक है ना। अच्छा है बुरा है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। कीटनाशक मतलब जो शीतल पेय होता है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उसमें कीटनाशक दवाइयां डाली जा रही थी। इसके भ्रष्टाचार के ऊपर भी 2003 में जो है ऐसी समिति को बनाया गया था। यह आपका स्टॉक मार्केट में कोई घोटाला हुआ था उसके लिए बनी थी। यह आपके शेयर मार्केट में कोई, हालांकि ये एक ही बात है ये दोनों अगर देखा जाए तो। ये स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में हुआ था। और ये आपको बोसेफोर्स घोटाला, ठीक है ना, बोसेफोर्स घोटाला। अब देखा जाए तो 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के लिए समिति बनी थी, 2003 में शीतल पेय के कीटनाशक दवाइयों को मारने के लिए बनी थी, 2011 में स्टॉक मार्केट, 1992 में शेयर मार्केट, ठीक है, और 1987 में आपको बोसेफोर्स जो घोटाला, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, सॉरी बोफोर्स, सॉरी। तो इसके घोटाले की बात हुई थी। अब अगर अपन बात करते हैं पीसी चाको, इस समिति के 2011 जो समिति थी ना, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी चाको। और कीटनाशक जो दवाइयां जो समिति जो बनी थी, ये समिति जो बनी थी, इसके लिए जो समिति बनी थी उसका अध्यक्ष कौन था? शरद पवार। उसका अध्यक्ष कौन था? शरद पवार। स्टॉक मार्केट में बात करते हैं तो आपके प्रकाश मणि त्रिपाठी जो थे, इनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी, ठीक है। और शेयर मार्केट में तो आपको मिलेंगे रामनिवास मिर्धा, ये समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके थे बी शंकर नाथ, ठीक है, नाथ नंद थे, बी शंकर नंद। अब देखो ये तो समय हो गया, अस्थायी समिति इस समय गठित हुई, ये कारण हो गया, इन कारणों से गठित हुई, और ये हो गए अध्यक्ष, और यह उन अस्थायी समितियों के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है ना।